अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के आपके सवालों के जवाब दूंगा ताकि हम सबके नॉलेज में, हम सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है अली शाहिद और वो लिखते हैं कि पाकिस्तानियों को कोई भी मुल्क वीज़ा नहीं देता। ठीक है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। आप ये खुद से गूगल पर चेक भी कर लेना और पाकिस्तान के जो स्टैटिस्टिकल डेटा वाली वेबसाइट्स हैं उन पर भी आपको मिल जाएगा। इस साल 2026 में अभी ये जो 6 महीने 7 महीने गुजरे हैं, इस साल में कितने लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए? तकरीबन 3 लाख लोग। पिछले साल कितने गए थे? 2025 में तकरीबन 7.5 लाख लोग। और उससे पिछले साल 2024 में कितने लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे? तकरीबन 7.25 लाख लोग। पीछे के डेटा को आप रहने दो, यहीं पर बात करते हैं। ये 3 साल के लोग बनते हैं तकरीबन 18 लाख के आसपास। आप कहते हो पाकिस्तानियों को कोई भी मुल्क वीज़ा नहीं देता, तो फिर ये पाकिस्तान से बाहर बगैर वीज़े के कहाँ गए? आप दुनिया में कहीं भी जाओगे पाकिस्तान से बाहर तो आपको वीज़ा लगेगा, सिवाय एक जगह के। क्या ये सब लोग चांद पर चले गए? सिर्फ चांद का वीज़ा नहीं लगता और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। उसके अलावा पाकिस्तानी जहां भी जाएंगे इनको वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपकी बात सही मान ले तो ये 18 लाख लोग कहाँ चले गए? वीज़ा मिला है तो गए है ना, वीज़े लगे हैं तो गए हैं। प्रॉब्लम ये होती है लोगों की कि उनके अंदर नेगेटिविटी इतना आ जाती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं देख पाते। अगर किसी शख्स को वीज़ा नहीं मिल रहा तो वो कहेगा कि किसी को भी नहीं मिलता, सब फेक है, सब झूठ है। किसी को अगर इंटरव्यू नहीं मिल रहा तो वो कहेगा किसी को नहीं मिलता, सब फेक है, सब झूठ है। कभी भी वो ये लोग खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। आप खुद को इम्प्रूव करो, अपने आप को काबिल बनाओ। जब आपकी स्किल की डिमांड होगी, आपकी काबिलियत की डिमांड होगी मार्केट में, तो लोग आपको इंटरव्यू भी देंगे, आपको वीज़ा भी मिलेगा। और लोग वीज़ा लेकर जा भी रहे हैं। ये 18 लोग वही तो थे, 18 लाख लोग जिन्होंने अपने आप को काबिल बनाया, या इन्होंने पैसे खर्चे होंगे। दो ही ऑप्शन होती है, तो आप पैसे खर्चो, मिल जाएगा आपको वीज़ा, भले ही फिर आप पाकिस्तानी हो या जो भी हो। या फिर आप अपने आप को काबिल बनाओ, फिर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। इन 18 लाख लोगों को भी तो मिला है ना पिछले 2.5 साल में। आप ये फैक्ट्स देख लेना गूगल पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पॉजिटिविटी आए और आप भी अपनी काबिलियत में, अपनी स्किल्स में इजाफा करो ताकि आपको भी वीज़ा मिले। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है ऑल इन वन टेक और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम सलाम। I'm holding visitor visa and I want to join in MELT program in New Brunswick. So when I'm arriving in Canada, which document should I carry? If I carry documents, is there any problem I have to face at airport checking? If yes, how should I bring my documents? Please guide me. आपके बाकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेल्ट की आप बात कर रहे हो ना, 2026 से विजिटर वीज़े वाला मेल्ट ज्वाइन नहीं कर सकता। आपने शायद 2025 में वीज़ा लगवाया होगा, 2025 तक ये ऑप्शन अवेलेबल थी। आपको अगर किसी एजेंट ने भी बताया था तो उसने सही बताया था। लेकिन 2026 से मेल्ट बंद हो चुका है विजिटर वीज़ा वालों के लिए। आप गूगल पर चेक करके भी देख लेना। मुझे ये बात पता है क्योंकि जब ये मेल्ट बंद हुआ था तो इसकी न्यूज़ आई थी और मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी। मेल्ट, जिन लोगों को मेल्ट का नहीं पता, मैं उनको मेल्ट का बता दूं कि जब आप कनाडा में ट्रक का लाइसेंस अप्लाई करते हो, जिसे क्लास 1 कहते हैं, तो ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आपको उसका जो इनिशियल या प्री टेस्ट आप कह लो वो करना होता है और उसको कहते हैं मेल्ट। तो पहले ऐसा था कि विजिट वीज़ा वाले मेल्ट कर सकते थे और जिसके पास मेल्ट पास हो जाने के पास कोई होता था सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, तो यहाँ की कंपनी उनको हाथों उठा लेती थी ट्रक ड्राइविंग के लिए। और मैं यहाँ पर ट्रक के हवाले से एक और बात भी क्लियर करता चलूँ कि कनाडा में जो ट्रकिंग की जॉब्स आती है, तो आपका जो अपनी कंट्री का लाइसेंस होता है, पाकिस्तान का या मिडल ईस्ट का कहीं का भी, उस लाइसेंस पर आप यहाँ ट्रक नहीं चला सकते। लेकिन आपकी कंट्री के ट्रक ड्राइविंग के लाइसेंस की बेसिस पर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है और एम्प्लॉयर को भी इस बात पर ट्रस्ट होता है कि आप यहाँ का टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे और एम्प्लॉयर ही आपकी टेस्ट कॉस्ट, ड्राइविंग की कॉस्ट उठाता है, जिसे वो बाद में आपकी सैलरी से काटता है। तो ये भी मैं आपको ट्रकिंग के बारे में बता दूं। और मेल्ट 2026 में विजिटर वीज़ा वालों के लिए बंद हो चुका है। तो आप आने से पहले अच्छी तरह से आप अपनी तसल्ली कर लो, वेरीफाई कर लो, लीगल सोर्सेज से भी वेरीफाई कर लो, खाली एजेंट की बातों पर नहीं रहना। अब मेल्ट बंद हो चुका है।
तो अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो आप मुझे बताना, उसका रेफरेंस देना, मैं पढ़ लूँगा। तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके बारे में मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। लेकिन मेल्ट बंद हो चुका है 2026 में विजिटर वीज़ा वालों के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है हमजा जाफ़र और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आप बहुत अच्छा काम करते हो फ़ाद भाई। मेरी एजुकेशन मास्टर्स है और मेरा 5 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और मेरा कनाडा में जनरल लेबर, पैकिंग, इन्वेंट्री कंट्रोलर, वेयर हाउस में जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और सभी से मुझे रिजेक्शन मिल गया। शायद मेरी एजुकेशन और बैंकिंग एक्सपीरियंस इस पर इम्पैक्ट डाल रही है। काइंडली मुझे गाइड करें कि मैं कैसे कनाडा के लिए अप्लाई करूं, स्पेशली सीवी में अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कैसे लिखूं। क्या एजुकेशन मास्टर्स शो करूं, क्या बैंकिंग एक्सपीरियंस निकाल दूं? प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और इस कमेंट के थ्रू बहुत से लोगों को गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी एज को, अपनी एजुकेशन को और अपने एक्सपीरियंस को हर जॉब के लिए वाइजली यूज़ करोगे। जिस जॉब में आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस आपको ओवर क्वालिफाई कर रहा है, वहाँ पर आप इसे कम कर दोगे। आप मास्टर्स हो, पैकिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको रेस्पॉन्स आना बहुत मुश्किल है। आप बैचलर्स शो कर दो या इंटर शो कर दो, आपको झूठ नहीं बोलना है, बस सच कम बताना है। यानी कि कोई शख्स मैट्रिक है, वो ये लिख दे कि मैं इंटर हूँ या बीए हूँ, ये झूठ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मास्टर्स है, वो ये लिख दे मैं बीए हूँ, तो ये सच है, बीए तो है वो। तो आप अपनी छोटी एजुकेशन शो करो जॉब के मुताबिक। जब कभी ऐसी जॉब आए जिस पर आपको मास्टर शो करनी पड़े तो आप मास्टर शो कराओ। जब कोई इस तरह की छोटी लेबर कैटेगरी की जॉब आए तो आप इंटर शो कर दो, बीए शो कर दो। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी मास्टर्स डिग्री एचईसी से अटैच ना हुई हो। जो भी डिग्री आपके एचईसी के पास पहुंच गई, आपके वीजा के टाइम पर कनाडा उसको एक्सेस कर लेगा। और अगर आपने इस तरह से कम शो की होगी तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी अगर एचईसी से हो गई है वेरिफिकेशन, एचईसी ने वो जो स्टैंप लगाते हैं ना, स्टैंप लगा दिया उसके ऊपर, तो फिर आप मास्टर्स ही शो करोगे। और अगर अभी तक एचईसी वाला प्रोसेस नहीं हुआ तो आप किसी जॉब पर बीए शो कर दो, इंटर शो कर दो, उस तरह से आप एजुकेशन वाइज क्वालिफाई कर जाओगे। एंड सेम अप्लाइज टू एक्सपीरियंस एज वेल। बैंकिंग का एक्सपीरियंस व्हाइट कलर जॉब में आता है। जब आप ब्लू कलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंकिंग एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली आप शो ना कराओ, इसकी जगह कोई ऐसा एक्सपीरियंस शो कर दो जिसके बारे में एम्प्लॉयर ज्यादा पूछ ना करे। लेट्स से कि अगर आप पैकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी शॉप का एक्सपीरियंस शो करा दो, तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि शॉप पर भी पैकिंग तो होती है, ऑर्डर्स पैक तो करने ही होते हैं, लेकिन वो उसमें ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि आप एक प्रॉपर फैक्ट्री के पैकर नहीं हो जिसमें 12 घंटे बंदा पैक ही करता रहता है। तो आप कोई अल्टरनेट एक्सपीरियंस शो करोगे, बैंकिंग एक्सपीरियंस शो नहीं करोगे। लेकिन जब आप अल्टरनेट एक्सपीरियंस भी शो करोगे तो वो ऐसी जगह का शो करना जिसको बाद में आप पेपर भी प्रोवाइड कर सको, कोई जानने वाले का शो करना, ताकि वो बाद में आपको अपनी जगह का पेपर बना कर दे, बाद में वेरीफाई हो सके। वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस शो करना है और अपने आप को जॉब के मुताबिक अपनी क्वालिफिकेशन को एडजस्ट करना है। हर जगह सच नहीं बोल देना है। ये जॉब हंटिंग हो रही है, जॉब सर्चिंग नहीं हो रही। जॉब सर्च वाले दौर पुराने हो गए, जब आप सीवी में सब कुछ लिख देते थे और जॉब मिल जाती थी। अब है जॉब हंटिंग, आपको जॉब ट्रैप करनी पड़ती है, शिकारी बनना पड़ता है। तो ट्रैप बिछाना, जाल बिछाना शिकार के मुताबिक होता है। आप परिंदे का जाल और शेर का जाल एक जैसा थोड़ी ना होगा। तो आपने अपनी हर क्वालिफिकेशन को जॉब के मुताबिक यूज करना है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है यासिर महमूद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। होप यू विल बी इन गुड स्पिरिट। अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली प्रोवाइड इन्फो और मेक अ वीडियो अबाउट डेटा एंट्री, क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जॉब्स and how to apply in blue collar jobs in a smart way to increase chances of hiring or get job from outside Canada. Waiting for your positive response. Thanks. ये भी इम्पोर्टेंस वाला और ये सिमिलर ही है, लेकिन जो आपने जॉब बताई है ना, ये ब्लू कलर में नहीं आती। ये लो वेजेस जॉब है, लेकिन ब्लू कलर वो होती है जिसमें आपका हाथ, आपके कपड़े गंदे हो। तो ये लो वेजेस जॉब है, ब्लू कलर नहीं है। ये ऑफिस का ही काम होता है आपका। और व्हाइट कलर जॉब में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो यही करना चाहते हैं, गोरे भी तो यही करना चाहते हैं कि मुझे लेबरी ना करनी पड़े, मैं कहीं क्लर्क लग जाऊँ, डेटा एंट्री करूँ बैठ के। तो वो भी यही करना चाहते हैं। तो ऐसी जॉब में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको पहली बार जब कनाडा आना पड़ेगा ना, जैसे सब आते हैं, तो आपको लेबर में आना पड़ेगा। फिर चाहे आप जितने ही अच्छे क्वालिफाइड हो, जो भी हो, आपको आना लेबर में पड़ेगा। ये मतलब आप अच्छी जॉब पर भी आ सकते हो,
लेकिन आसान रास्ता लेबर है, क्योंकि यहाँ के लोग लेबर ही नहीं करते ना, और जो यहाँ बाहर से आता है वो भी 1-2 साल बाद लेबर से निकल जाता है, तो लेबर की डिमांड शॉर्टेज रहती ही है, और ये डिमांड ये शॉर्टेज हमारे यहाँ आने का रास्ता बनती है। तो आप चाहे तो इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब मिल भी सकती है, मिलती भी है, लोग डायरेक्ट इन्हीं जॉब्स पर आते भी हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ब्लू कॉलर की बकेट बड़ी है और व्हाइट कलर जॉब्स की बकेट छोटी है। ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है जॉब, आप कोशिश करो, आपको मिल भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छी तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो रिज्यूमे में और इंटरव्यू में। और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए तो सिंपल है कि जिन जॉब्स में एक्सपीरियंस नहीं मांगते, और अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ब्लू कॉलर में नहीं है तो आप उन जॉब्स पर अप्लाई करो जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते। जिनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस का पेपर बनवा सकते हो, वेरीफाइबल पेपर, तो आप उन जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर ब्लू कॉलर की जॉब्स आती है जिन पर बाहर से लोग आते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब भी आती है, लेकिन उस पर यहीं के लोग अप्लाई कर लेते हैं। हर कोई आसान जॉब चाहता है, आसान ज़िंदगी चाहता है, ज़्यादा पैसे मिले, काम कम करना पड़े। तो आप समझ रहे हो ना, ह्यूमन साइको ही ऐसी है सब जगह, तो ऐसा है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है नूर अली, और वो लिखते हैं कि मैं मोंटेसरी टीचर हूँ, कोई ऐसा पाथवे बताए जहाँ लो आइल्स बैंड हो और फैमिली स्पॉन्सर कर दे। तो मैंने टीचर पर एक वीडियो बनाई है, कल ही वीडियो आई है, जिसे किसी ने नहीं देखा। एनीवे कोई बात नहीं, मुझे तो बनानी ही थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है। टीचर की जॉब के लिए अगर आप आना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आइल्स का लो बैंड हो और फैमिली भी साथ आए, तो वैसे तो फैमिली आप किसी भी जॉब पर साथ ला सकते हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि फैमिली का स्टेटस क्या होगा। क्या वो आपके साथ रेजिडेंट बनकर आएगी, क्या वो आपके साथ ओपन वर्क परमिट पर आएगी, क्या वो आपके साथ विजिटर वीजे पर आएगी। तो अगर आप कोई भी ब्लू कलर की जॉब चूज करते हो तो सारे ब्लू कलर के जो नॉकआउट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4.5 होती है। 5 या से कम ही होती है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, इसके बीच में ही कुछ ना कुछ होती है। तो ये सबसे कम है, इससे कम तो पास भी नहीं करते आइल्स वाले। अगर आप 4 से कम बैंड लोगे तो पास ही नहीं करेंगे। तो आप ब्लू कलर जॉब ट्राई करें, और फिर वो किसी भी नॉक कैटेगरी की हो पड़ी, अगर वो टियर 3 या उससे ऊपर की होगी तो आप फैमिली को साथ लाओगे। अगर वो टियर 4-5 की होगी तो आपकी फैमिली आपके साथ विजिटर वीजे पर आएगी। आपको वीजा लग गया मतलब सबको लग गया, फिर वो सबके विजिटर वीजे दे देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, ये है कि जब वो ओपन वर्क परमिट पर होंगे या रेजिडेंसी वीजे पर होंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, इन आउट नहीं करना है 6 बात वगैरह वगैरह। अदरवाइज कोई भी जॉब, कोई भी ब्लू कलर जॉब, किसी भी टियर की जॉब आप पकड़ लो, आप अपनी फैमिली को साथ ही लाओगे। बस उनका वीजा स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, और बाद में यहाँ रहने के बाद साल बाद आप सबको चेंज कर लेना, रेजिडेंसी ले लेना, सबके वीज़ा बदल देना, सारा कुछ यहाँ आने के बाद सब हो जाता है। ये अच्छी कंट्री है, सपोर्ट करती है, वेलकम करती है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है फहद अजीज़, और इनका मैसेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं ये मैसेज पढ़ के इन्होंने जो सवाल किए हैं आपको उनके डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। ये अपने बारे में लिखते हैं कि मेरे पास प्लम्बर का डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, और मैं आर्ट्स में 5 से लेकर 6.5 तक के बैंड भी ले सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है। इट मीन्स कि इनकी इंग्लिश अच्छी होगी। और इन्होंने डीपी भी शायद टॉम क्रूज की लगाई है, तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है। और ये लिखते हैं कि अगर मैं प्लम्बर का वीज़ा किसी कंपनी में अप्लाई करूँ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप अभी नहीं जाओ, जब आप एक बार जॉब ऑफर सिक्योर कर लोगे तो आपको आपका एम्प्लॉयर भी डॉक्यूमेंट लिस्ट बता देगा। आपको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट फिर मैं भी बता दूंगा, क्योंकि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको पूरे घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स के भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके वीज़ा में। ये दुबई सऊदीया की तरह नहीं है, पासपोर्ट की कॉपी तो फोटो तो लग गया, वीज़ा नहीं। आपकी पूरी फैमिली के डॉक्यूमेंट लगेंगे, माँ बाप के, बहन भाइयों के, बीवी बच्चों के, ताकि इन फ्यूचर आप जिस चीज़ को भी बुलाओगे तो उनका पेपर पहले से गवर्नमेंट के पास हो पड़ा। लोग बाद में क्या करते हैं, नए रिश्तेदार पैदा कर लेते हैं उनको यहाँ लाने के लिए, पैसे लेकर, जैसे भी फेवर देने के लिए। तो कनाडा आपसे पहले पूछ लेता है कि कौन कौन है भाई आपकी फैमिली में। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप उसमें अभी नहीं जाओ। तो सबसे पहला गोल होना चाहिए जॉब ऑफर सिक्योर करना, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आप जाना, स्टेप बाय स्टेप जैसे चीज़ें होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी सोचता ना कि यार मैं PhD तक पढ़ाई पूरी करूंगा और अभी मैं स्कूल में हूँ, तो फिर स्टेप्स है ना, पहले आप स्कूल करोगे, फिर इंटर, फिर मास्टर्स, फिर PhD। तो इसी तरह से अभी आप जिस स्टेज पर हो ना, आप सारा फोकस रखो जॉब ऑफर पे। जैसे आपको जॉब ऑफर मिलेगा फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे इकट्ठे करने हैं, और इसी तरह फिर आगे पूरा प्रोसेस चलेगा। और आपका जो दूसरा सवाल है कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या मैं वेस करा लूँ। जिन लोगों को नहीं पता वेस के बारे में, तो वेस होता है कि आप अपनी डिग्री को कनाडा से वेरीफाई कराते हो, और ये लाजमी कराना होता है, वर्क वीज़ा के लिए नहीं, लेकिन यहाँ की रेजिडेंसी लेने के लिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसी के हवाले से, वेस के हवाले से।
ECA के नाम से होगी वो, क्योंकि एक्चुअल वर्ड ECA है। तो वो आप देख लेना, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वेस है आपको अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो होता है रेजिडेंसी के लिए, वीज़ा के लिए नहीं होता। और आगे आपने पूछा है कि डू यू नीड टू शो टैक्स रिकॉर्ड। नहीं, कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं शो करना होता, कनाडा को इससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में जो आप टैक्स पे करते हो नहीं करते हो, टैक्स रिकॉर्ड से आपको कनाडा में कुछ शो नहीं करना है। कहीं पर भी वीज़ा एप्लीकेशन में कहीं पर भी टैक्स के बारे में कोई बात नहीं होती। और आपने आइल्स के बारे में लिखा है कि आइल्स करना ज़रूरी है वर्क वीज़ा के लिए, एंड ये CV को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। आइल्स वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है, वर्क वीज़ा के लिए आइल्स चाहिए ही नहीं। आइल्स भी आपको रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए चाहिए, जैसे वेस्ट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है, तो आपको आइल्स चाहिए ही नहीं। हाँ, अगर CV में आप आइल्स के स्कोर लिख दोगे तो आपकी CV की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये शो करता है डिटर्मिनेशन कि यार ये बंदा डिटर्मिन है कनाडा आने के लिए, इसने कनाडा को स्टडी किया हुआ है, वेदर को, कल्चर को, ये यहाँ एडजस्ट कर पाएगा। एम्प्लॉयर को डाउट्स होते हैं ना, ये आने के बाद ना कर पाए, डिफरेंट वेदर है, वहाँ गर्मी, यहाँ सारा सर्दी, एडजस्ट ना कर पाए, बोले नहीं मैं जाता हूँ या जो भी है, तो एम्प्लॉयर को डाउट्स भी तो होते हैं इस तरह के। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है वकार अहमद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। It's glad to say that your all videos are informative for me. Thank you so much. And sir, I always enthusiastically wait for the replies. So my question is that I have a lot of gap in my MBA. However, I had completed my MBA, फिर उन्होंने वो साल लिखा है, in the month of August. Our results were announced. Is any Canadian university will give me admission and PhD on scholarship basis as fully funded? Please comment. एंड ये सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जॉब ऑफर सिक्योर नहीं कर पाते तो फिर जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचती है, और करोड़ों रुपए भी नहीं है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन बचती है कि आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आ जाओ। तो यहाँ स्टूडेंट आने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपको पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप होना चाहिए। और ये जो आपने गैप की बात की है, गैप को ख़त्म करने का एक ही टोटका है और वह हमेशा काम करता है, और गैप को ख़त्म करना ज़रूरी भी है। अगर आपके एजुकेशन का गैप 2 साल 3 साल या 5 साल से ज़्यादा है ना, तो वीज़ा ऑफिसर डाउट करेगा आप पर। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आप MBA के बाद का कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कुछ भी, लेकिन जो सरकारी होना चाहिए या एटलीस्ट प्राइवेट भी हो तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, आप वो पढ़ लो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये लगे कि यार ये अभी भी पढ़ाई में है। मतलब आपने उसको एक इम्प्रेशन ऐसा देना है कि आप जीनियन पढ़ाई वाले ही इंसान हो, आप यहाँ पर शॉर्टकट नहीं मार रहे, उसको आप ये इंप्रेशन दोगे। और उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप गैप ख़त्म करो किसी भी कोर्स में पढ़ाई करके, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई करना। यहाँ पर ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे मास्टर्स को PhD में डायरेक्ट एडमिशन दे देती है, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फुल स्कॉलरशिप या पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी देती है। फुल मिल जाए तो मज़े है, पार्शियल मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो। और अगर आपकी वाइफ साथ आएंगी तो उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, विच मीन्स कि वो फुल टाइम जॉब कर सकती है एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो आप स्टडी कॉस्ट और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल लोगे, बल्कि पैसे बचा भी लोगे, और फिर आप यहाँ की रेजिडेंसी अप्लाई कर देना 1 साल बाद। स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, आपकी वाइफ 1 साल जॉब करने के बाद रेजिडेंसी अप्लाई कर दें, फिर आप दोनों पक्के हो जाओगे। दैट्स इट। तो ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन आपको इसे वाइजली प्लान करना है। और हाँ, जब आप स्टूडेंट आओगे तो आपको एकेडमिक वाली आइल्स भी करनी पड़ेगी, वह बाद में कर लेना जब आप प्रॉपरली इस पाथ में आ जाओ। ये ऑप्शन अच्छी है, लेकिन आपको वाइजली प्लान करना पड़ेगा। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है शाहबाज निज़ामी और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फाद भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक वीडियो है हार्वेस्टिंग लेबर जॉब के हवाले से। आपने इस जॉब के लिए अप्लाई के लिए जो ईमेल एड्रेस बताया वो कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि इस कंपनी की वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस और है। अगर आप इस तरह की कंपनी का एड्रेस अगर इसके साथ लिखकर शामिल कर दें तो आसानी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जॉब में जो ईमेल दिया होता है उस पर मेल नहीं जाते। और मैं आपको इसकी रीज़न बता दूं कि ये जॉब जब पोस्ट होती है तो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, समटाइम 6 महीने तक भी पोस्टेड रहती है, जब तक कि उनको लोग नहीं मिलते, रिक्वायर्ड पीपल नहीं मिलते। खासतौर पर जब बल्क में हायरिंग हो रही होती है, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 60 लोग चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जिस आदमी का ईमेल दिया होता है, वो HR है, मैनेजर है, रिक्रूटर है, जो भी है, जब वो छुट्टी जाता है ना, तो वो तब वो अपना ईमेल डिसेबल कर जाता है, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मेल आएगी तो वो डिलीवर नहीं होगी, तो भेजने वाला किसी और को अप्रोच करेगा, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए इस चक्कर में कि ये बंदा छुट्टी पर था। तो ये सिचुएशन हो जाती है। अगर ऐसा कभी भी हो तो आप उस जॉब की कंपनी को सर्च करो। अक्सर तो वेबसाइट दी भी होती है, अगर ना भी दी हुई हो तो गूगल पर आपको वो कंपनी मिल जाएगी अब उसके नाम से। फिर आप उस वेबसाइट पर जाकर देखो, वहाँ पर आपको जितने भी ईमेल एड्रेसेस मिले
उनमें से जो सबसे मोस्ट सुटेबल आपको लगे उसको भेजना। अगर एचआर का है एचआर को भेजना, अगर कोई जेनेरिक है इन्फो वाला, अबाउट वाला, उसको भेजना, अगर किसी मैनेजर का मिल जाए उसको भेजना। लेकिन आप जिसको भी मेल भेजोगे तो सिंगल ईमेल पे भेजोगे। आप सबको एक ही में कॉपी रख के नहीं भेज दोगे, स्पैम नहीं कर दोगे। आप एक आईडी पर एक ईमेल भेजोगे। हाँ, अगर आपको ये लगे कि मैं इसको भी भेज दूं, इसको भी भेज दूं, उधर भी भेज दूं, तो सबको एक एक भेजना। तो आप टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं कि सबको एक ही में करके, ऐसा नहीं करना है। एक ईमेल आईडी पर एक ही मेल भेजनी है। तो इस तरह जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन पेश आए ना कि जो एड में ईमेल है वहाँ मेल नहीं जा रही, तो कंपनी पर कोई दूसरा मेल सर्च करके आप फिर अप्लाई कर दिया करो एक्सपायरी डेट से पहले पहले। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया सुरजीत गोहेन। आई एम सॉरी अगर मैंने ये आपका नाम ठीक से नहीं पढ़ा। और वो लिखते हैं कि कनाडा वर्क वीज़ा पे आने से क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमें इस वीज़ा के थ्रू कनाडा आना चाहिए? बेनिफिट्स बहुत से हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी एशियन कंट्रीज़ में है ना, क्योंकि मुझे आपके नाम से आइडिया नहीं हो रहा कि आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हो, या मिडल ईस्ट में आप कहीं रहते हो, तो हमारी कंट्रीज़ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं होती, लोड शेडिंग नहीं होती, यहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप अपने सारे खर्चे करने के बाद भी हमारी करेंसी में लाखों रुपए आप हर महीने बैंक में सेव करते रहते हो। और यहाँ पर क्राइम उस तरह से नहीं है जिस तरह हमारी कंट्रीज़ में होते हैं। जो हमारा वेदर ख़राब हो गया, वहाँ का हवा ख़राब हो गई है, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी यहाँ हवा साफ़ होती है क्योंकि पूरा कनाडा जंगल ही है, तो आप हेल्दी एयर में सांस लेते हो। खाने पीने में कोई मिलावट नहीं होती, सब साफ़ मिलता है, दूध, मिर्चें, आटा सब साफ़ मिलता है, किसी में कुछ भी गलत चीज़ नहीं मिली होती। यहाँ पर जो लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो मेडिसिन आपको ओरिजिनल मिलती है, बहुत से बेनिफिट्स है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप बेनिफिट्स की लिस्ट लंबी है, ना जाओ उसमें। एक बार जब यहाँ आ जाओगे ना, तो तब आपको लगेगा कि यार दुनिया ऐसी भी होती है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा जो दुनिया यहाँ पर है। एनीवे, तो जैसा आना चाहिए आपको वर्क वीज़ा पर आना चाहिए। आपको जिस तरह का भी वर्क वीज़ा मिले, जिस भी कैटेगरी का मिले, आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने के बाद आप जॉब चेंज कर लो, वर्क वीज़ा चेंज कर लो, यहाँ की नेशनलिटी ले लो, बहुत कुछ है, सेट हो जाओ, बिल्कुल फैमिली को सेट कर लो, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे दुआएं दी हैं, वेल विशेस दी हैं। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। और थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते रहते हैं, जिनके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन की कमी है और कुछ भी नहीं। जब आपके पास कनाडा की इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ की जॉब मार्केट की इन्फॉर्मेशन हो, तो फिर सब क्लियर होता है, सब सही लगता है फिर। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक करने का और एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।